नमस्कार। जीएस अफेयर्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम काफ़ी प्रमुख प्रश्न एवं 5 प्रश्न लेंगे। पहले 5 प्रश्नों के बाद कई सारे न्यूज़ सुर्खियों में रहे, चर्चा में रहे, उन सभी नेशनल एवं इंटरनेशनल टर्मों से आपको रूबरू कराएंगे जो अभी काफ़ी पॉपुलर है एवं सुर्खियों में छाया हुआ है। तो पहले हम प्रश्नों को देखते हैं, इन सभी प्रश्नों का विश्लेषण भी होगा। उसके बाद तमाम सारे करेंट एवं न्यूज़ अफेयर्स जो है उसके बाद देखेंगे। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे जीएस अफेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार सभी न्यूज़ एवं करेंट अफेयर से आप वंचित न हो सकें, एवं शेयर करना भी ना भूलें। तो देखते हैं प्रथम प्रश्न क्या है। प्रथम है, गर्भपात अवकाश कानून को पारित करने वाला भारत के अलावा दूसरा देश कौन सा है। आंसर है न्यूजीलैंड। तो भारत के अलावा दूसरा देश न्यूजीलैंड बन गया है। यह भी एक प्रश्न हो जाता है कि गर्भपात अवकाश कानून को पारित करने वाला विश्व का पहला देश कौन है। तो ये मात्र देश हमारा प्यारा भारत है और दूसरा देश न्यूजीलैंड बन गया है। तो देखते हैं इसके बारे में। न्यूजीलैंड की संसद ने हाल ही में माताओं को गर्भपात या जन्म के बाद भुगतान सहित छुट्टी का अधिकार दिया है, या भारत के बाद इन कानून पारित करने वाला दुनिया का केवल दूसरा देश बन गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण टर्म है, दुनिया का मात्र दूसरा देश बन गया है और पहला देश हमारा भारत है। न्यूजीलैंड की 4 में से 1 महिला ने गर्भपात का अनुभव किया है। तो ये प्रमुख टर्म है, इसको याद आपको रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए कोविड-19 के टीकों के लगभग 2 लाख खुराक उपहार के रूप में देगा। तो इसका आंसर है भारतीय, यानी कि भारतीय के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सैनिकों के लिए कोविड-19 के टीकों का लगभग 2 लाख खुराक उपहार में देगा। तो ये बहुत खुशखबरी वाली बात है, होनहार काम के लिए इनको चुना गया है भारत को। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सैनिक यानी शांति सैनिकों के उपहार के रूप में कोविड-19 टीकों की 2 लाख खुराक देने की घोषणा की है। ये पूर्ण तरह से उपहार में रूप में, फ्री ऑफ कॉस्ट के रूप में उनको देने की घोषणा किया गया है। उसके साथ दुनिया भर में 12 शांति अभियानों में सेवाओं समेत 85,782 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को कोविड-19 टीकों की दोहरी खुराक मिल सकेगी, है ना। ये पूर्ण तरह से निःशुल्क, भारत के द्वारा कोई अवार्ड पुरस्कार दिया जाता है पूर्ण तरह से निःशुल्क एवं अपने अनुसार दिया जाता है कि चलो हम उस कार्य के लिए सक्षम हैं तो दिया जाता है। तो भारत ने किसको दिया है? संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सी संस्था वार्षिक विश्वव्यापी रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहते हैं, द्वारा जारी की जाती है। ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन में। वर्ल्ड जो इकोनॉमिक रिपोर्ट है, आउटलुक रिपोर्ट है, जो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखना है IMF के द्वारा। इस वर्ष इस रिपोर्ट 6 अप्रैल को जारी की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने घोषणा की है कि भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे रिकवरी की राह पर है। तो ये वैश्विक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी। इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट कब जारी करेगा? 6 अप्रैल को जारी करेगा। नेक्स्ट चलते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथे प्रश्न क्या कहता है? चौथा में प्रश्न है कि भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र कौन है जिसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो जो वैज्ञानिक सलाहकार कौन है जिसका कार्यकाल बढ़ाया गया है यानी इंक्रीज़ किया गया है? तो उनका नाम है के विजय राघवन। के विजय राघवन के बारे में भी जानते हैं। के विजय राघवन को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी PSA के रूप में 1 वर्ष का विस्तार किया है, यानी 1 वर्ष के इनको इंक्रीमेंट के रूप में किया गया है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में 1 वर्ष की अवधि के लिए विस्तार की मंजूरी दी है। ये ध्यान रखना है, कार्मिक मंत्रालय के द्वारा ये 1 वर्ष का विस्तार का मंजूरी मिला है। 1 वर्ष के लिए उनको कार्यकाल में इंक्रीमेंट किया जाएगा। यह विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित मामलों पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह प्रदान करेंगे। उच्च स्तरीय जितना भी मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री कार्यालय को यो सलाह के रूप में प्रदान करेंगे, यानी एडवाइज़र के रूप में वो नियुक्त किया जाएगा। 1 साल का उनका बढ़ा दिया जाएगा। किनका क्या नाम है उनका?
तो उनका नाम है के विजय राघवन। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है एवरग्रीन क्या है, जो हाल ही में खबरों में रहा था। तो देखते हैं ये क्या है। ये कार्गो शिप है। आपको पता ही होगा इस बार कहाँ, लाल सागर को भूमध्य सागर जोड़ने वाली नहर जिसका नाम है स्वेज नहर, उसमें ये काफ़ी पॉपुलर में रहा था, अटक गया था, फंस गया था। उसके बाद इनको काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे निकाला गया। एक विशाल कार्गो शिप है एमवी एवरग्रीन हाल ही में स्वेज नहर में फंस गया था। ये स्वेज नहर में फंस गया था, ले जा रहा था उसको। तो ये पूरी तरह से इजिप्ट है, यहाँ से स्वेज नहर गुजरती है। ये पूरा ये लाल सागर है, ये इधर भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर में इधर से जाते वक्त डगमगाया गया किसी हवा के कारण, तो ये इस प्रकार इधर से हो गया, इधर से हो गया। इसका लंबाई पूरा 400 मीटर है, यानी फुटबॉल टीम के, क्रिकेट टीम के जो होते हैं स्टेडियम, उसके करीब 4 गुना है। फुटबॉल टीम का स्टेडियम के 4 गुना बराबर है। करीब 400 मीटर कार्गो जहाज़ जो पानी वाला होता है, काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे निकाला गया है। चूँकि यह नहर में अटक गया था, इसकी वजह से सैकड़ों दूसरे मालवाहक विमान जितना भी जहाज़ है जो फंस गए थे। एवरग्रीन एशिया और यूरोप के बीच माल ले जा रहा था। जो एशिया और यूरोप के बीच में, जानते ही हैं एशिया और यूरोप के बीच में स्वेज नहर है जो काफ़ी वरदान साबित होता है। लेकिन स्वेज नहर से ही इजिप्ट को पूरे जीडीपी का 4% उसको इनकम होता है। पूरे जीडीपी का कितना, 4% इनकम होता है सिर्फ स्वेज नहर से। किसको, इजिप्ट को, यानी मिस्र को। स्वेज नहर एक संकीर्ण मानव निर्मित नहर है जो सिनाई प्रायद्वीप से महाद्वीपीय अफ्रीका को विभाजित करती है। हाँ, ये सही है, लेकिन जोड़ती है किसको, तो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है ना। तो ये पूरी तरह से अगर अफ्रीका से यूरोप में यूरोप से एशिया के बीच में अगर किसी प्रकार का विमान के जरिए, मतलब कि पानी वाले जहाज़ों के जरिए अगर सुनिश्चित करने वाला रास्ता है तो ये स्वेज नहर है। नहीं तो पूरा अफ्रीका नीचे से होकर उसको जाना पड़ेगा, जो काफ़ी खर्चीला हो सकता है। इसलिए ये काफ़ी आरामदायक भी है एवं सस्ता भी पड़ेगा। तो एवरग्रीन क्या था, एवरग्रीन के बारे में हम देखें, कार्गो शिप था जो अभी हाल ही में मिस्र के स्वेज नहर में वो अटक गया था। तो अब चलते हैं न्यूज़ एनालिसिस पे, यानी न्यूज़ अफेयर्स पे चलते हैं। न्यूज़ अफेयर्स में क्या क्या है इसको हम देखेंगे। तो प्रथम न्यूज़ कुछ इस प्रकार दिख रहा है। अगर हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर जरूर करिए, ताकि इस प्रकार से सभी प्रश्नों से किसी अन्य व्यक्ति को वंचित न हो सके। देखते हैं कि राष्ट्रीय करंट अफेयर्स वो क्या है। तो प्रधानमंत्री ने एग्ज़ाम बैरियर के नए संस्करण का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एग्ज़ाम बैरियर का, उनका जो बुक है उसका नए संस्करण का अनावरण किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित एग्ज़ाम बैरियर का नया संस्करण छात्रों के साथ साथ माता पिता के लिए कई नए मंत्रालयों के साथ जारी किया गया है। यह रिटेल स्टोर के साथ साथ ऑनलाइन भी उपलब्ध है। कहीं स्टोर पर भी मिल जाएगा एवं पूर्ण तरह से ऑनलाइन भी प्रमुख हो जाएगा, यानी ऑनलाइन भी उसको माध्यम से आप मंगा सकते हैं किसी अमेजन या फ्लिपकार्ट के द्वारा भी एग्ज़ाम बैरियर को। तब प्रधानमंत्री के द्वारा ये लिखित पुस्तक है, क्या नाम है उसका, एग्ज़ाम बैरियर, जिसका नया संस्करण जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं मणिपुर। मणिपुर में है सिरुई चोटी पर जंगल की आग को कम करने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। वो जंगल में आग लग गया है तो वायुसेना के हेलीकॉप्टर से जो पानी का छिड़काव करके उसको नियंत्रण किया जा रहा है। तो देखते हैं मणिपुर सरकार ने उखरपुर जिले में सियोल हिल्स के सिरुई चोटी पर आग बुझाने के लिए केंद्र से मदद मांगी है। मतलब केंद्र से वो मदद मांगी है, पूर्ण तरह से सरकार से वो मदद मांगी है केंद्र की सरकार से। मणिपुर राज्य सरकार ने वायुसेना राज्य सरकार के अनुरोध पर आग बुझाने के लिए 2 Mi-17V5 हेलीकॉप्टर तैनात करी है। तो वायुसेना के द्वारा जो पूर्ण तरह से आग बुझाने में मदद करेगा। मणिपुर राज्य में आग लगा हुआ है तो केंद्र सरकार के द्वारा मणिपुर राज्य सरकार ने मदद मांगी है, तो इनके द्वारा दिया भी गया है वायुसेना का हेलीकॉप्टर, जो आग बुझाने में काफ़ी मदद करेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 1971 बंसतार की लड़ाई के नायक लेफ्टिनेंट जनरल पिंटो का निधन हो गया है। जो सेवानिवृत्त थे, मतलब रिटायर्ड थे, उनका निधन हो गया है। जिनका संबंध किससे है, तो ये सैनिक से हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट के पद पर रह चुके हैं। क्या नाम है, जनरल पिंटो। तो लेफ्टिनेंट जनरल पिंटो एक सैन्य नायक जिन्होंने 1971 में भारत पाक युद्ध में एक महान जीत के लिए
पैदल सेना डिवीज़न का नेतृत्व किया था। जिन्हें पैदल सेना का नेतृत्व कर रहे थे, नाम क्या है उनका? जनरल पिंटो, है ना। 97 वर्ष की आयु में पुणे में उनका निधन हो गया, यानी कि महाराष्ट्र राज्य का शहर पुणे में उनका निधन हो गया। अब वो निकल पड़े हैं, चल बसे हैं। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, है ना। एक वीर योद्धा थे। 1971 की जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसमें उनका काफ़ी योगदान रहा है। उन्होंने बंसतार की लड़ाई में 54 इन्फेंट्री डिवीज़न की नेतृत्व किया था। इन्फेंट्री डिवीज़न होता है सेना में, उनका नेतृत्व पूर्ण रूप से किनके द्वारा किया जा रहा था? तो जनरल पिंटो के द्वारा किया जा रहा था। तो जनरल पिंटो का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस सेना से क्षेत्र से ये जुड़े हुए हैं, जो 69-71 के युद्ध में काफ़ी वो योगदान उनका रहा है। अब चलते हैं कुछ इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, यानी आर्थिक करंट अफेयर्स पे। तो आर्थिक करंट अफेयर्स में है, धर्मेंद्र प्रधान ने अमेरिकी ऊर्जा सचिव के साथ वर्चुअल बैठक की। तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये बैठक किया गया है अमेरिका के वर्चुअल मीटिंग में। तो देखते हैं, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ये ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम मंत्री, प्राकृतिक गैस मंत्री जो है, नाम क्या है उसका? धर्मेंद्र प्रधान ने 29 मार्च 2021 को अमेरिकी ऊर्जा सचिव के साथ उन्होंने क्या किया है? वर्चुअल मीटिंग किया है। जेनिफर ग्रैनहोम के साथ एक विचारात्मक बैठक की है। दोनों नेताओं ने कम कार्बन रास्तों के साथ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और हरित सहयोग के लिए, जितना हरित ऊर्जा है, ग्रीन एनर्जी के सहयोग के लिए तेजी से ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ भारत अमेरिका राजनीतिक ऊर्जा सहयोग को पुनर्जीवित करने पर सहमति की हैं। जितना भी ये सब अच्छा कार्य है, ये पूर्ण तरह से हमारे प्रदूषण को कंट्रोल करेगा। जो भारत अमेरिका के साथ ये समझौता हुआ है, किस क्षेत्र में? तो हरित ऊर्जा के क्षेत्र में, यानी ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में इसका नेतृत्व कौन किए हैं? तो प्राकृतिक एवं पेट्रोलियम गैस मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। कब हुआ है? 29 मार्च 2021 को हुआ है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पे। तो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में क्या क्या है, सुर्खियों में क्या है, इसके बारे में देखेंगे हम। तो संयुक्त राष्ट्र के अधिकार अन्वेषक एग्नेस कैलमार्ट, यानी एग्नेस कैलमार्ट को एमनेस्टी महासचिव नामित किया गया है। तो इनको एमनेस्टी महासचिव के रूप में नामित किया गया है। उनका नाम क्या है? एग्नेस कैलमार्ट। एक फ्रांसीसी मानवाधिकार विशेषज्ञ एग्नेस कैलमार्ट, जिन्होंने सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या में संयुक्त राष्ट्र की जांच का नेतृत्व किया था, को एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया नेता नियुक्त किया गया है। उनको जो ये काफ़ी चर्चा में रहा था, ये जमाल खशोगी की हत्या, जो जमाल खशोगी की हत्या हुआ था, उसमें इन्होंने पूर्ण तरह से मानवाधिकार विशेषज्ञ जो हैं उन्होंने नेतृत्व किया था। उनको अभी क्या, कौन सा पद के लिए नामित किया गया है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक नेता नियुक्त किया गया है ना, यानी महासचिव के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एनडीबी ने रूस में कोविड-19 हेल्थ केयर श्रमिकों को समर्थन देने के लिए $1 बिलियन ऋण की मंजूरी दी है। तो $1 बिलियन ऋण की मंजूरी किसके द्वारा दिया गया है? तो रूस में दिया गया है। कौन? एनडीबी ने, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक, उसके द्वारा रूस में कोविड-19 जो हेल्थ केयर है श्रमिकों के लिए, उनको समर्थन के लिए दिया गया है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी ने रूस में कोविड-19 के लिए मरीजों को इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों का समर्थन करने के लिए $1 बिलियन ऋण को मंजूरी दी है। तो $1 बिलियन इन्होंने ऋण दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है? ये ध्यान रखना है, किसके द्वारा दिया गया है? तो एनडीबी के द्वारा दिया गया, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है। किसको दिया गया है? तो रूस को दिया गया है। इसके पहले हम क्या बोल दिए थे? एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट, नहीं, उसको न्यू डेवलपमेंट बैंक है एनडीबी। वो किसको दिया गया है? तो दिया गया है रसिया को दिया गया है। क्यों दिया है? तो कोविड-19 के जो मरीजों हैं उनके इलाज के लिए दिया गया है। कितना दिया गया है? तो $1 बिलियन ऋण के रूप में प्रदान किया गया है। तो मालवाहक जहाज एवरग्रीन स्वेज नहर से मुक्त हुआ, है ना, अभी हम बताए हैं स्वेज उसके बारे में। तो मालवाहक विमान जो एवरग्रीन है, ये पूछ सकता है, एकदम पूछेगा, क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहा था, इसलिए ध्यान रखना एवरग्रीन क्या है। तो आप समझ में आ जाएगा कि एवरग्रीन किसी प्रकार का प्रदूषण रहित वो छिड़काव विड़काव है, ऐसा नहीं। ये एवरग्रीन जहाज़ का नाम है, जो मालवाहक विमान था वहाँ पानी वाला, वो फंस गया था, इसलिए काफ़ी पॉपुलर हुआ था। देखेंगे उसके बारे में।
उसके अधिकारियों ने कहा है कि मालवाहक जहाज एवरग्रीन, जिसने सुएज नहर को 23 मार्च से अवरुद्ध कर दिया है, को चैनल के किनारे से मुक्त कर दिया गया है। जो मिस्र के अधिकारियों के द्वारा कहा गया है ना, मिस्र के अधिकारियों, क्योंकि सुएज नहर पूर्ण तरह से मिस्र में ही बना हुआ है, मिस्र से ही गुजरती है, उसका पूरा टैक्स मिस्र को ही मिलता है ना। वहाँ से गुजरने वाले जितना भी मालवाहक विमान है पानी वाले, उस सभी को मिस्र को ही उसका टैक्स मिलता है, मिस्र को। तो देखते हैं कब 23 मार्च को अवरुद्ध कर दिया था। काफ़ी छोटे छोटे जहाज भी आपस में एक दूसरे के फंस गए थे, उससे काफ़ी वैश्विक लेवल पर हानि पहुंचा है। चेक गणराज्य के सबसे अमीर व्यक्ति, यानी चेक गणराज्य के सबसे अमीर व्यक्ति कहता है पीटर किल्नर का निधन हो गया है। सबसे अमीर व्यक्ति हैं चेक गणराज्य का, क्या नाम है उनका? तो ये सबसे अमीर व्यक्ति पीटर किल्नर का निधन हो गया। ये अब निकल पड़े हैं, मतलब इनका फाइल निपट गया है, ये अब चल पड़े हैं। सबसे अमीर व्यक्ति भले थे, लेकिन जो आया है जो जाएगा ही, कितना भी अमीर क्यों ना हो। चेक गणराज्य के सबसे अमीर व्यक्ति पीटर किल्नर अलास्का में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए हैं। बहुत ही दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो गया है। फोर्ब्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 17.5 बिलियन डॉलर था, है ना। उनका 17.5 बिलियन डॉलर था, जो कैसे दुर्घटना में हो गए? तो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो गया है। नाम क्या था? पीटर किल्नर। नेक्स्ट पे चलते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 9वें हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेंगे। तो विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर है। वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? वो अभी पॉपुलर में है कि जयशंकर ने 9वें हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेंगे, है ना। काफ़ी तेज़ तर्रार। इसके पहले विदेश सचिव के रूप में भी रहे थे, फिर विदेश मंत्री उनको बना दिया गया। तो देखेंगे उनको। विदेश मंत्री एस जयशंकर तजाकिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा पर दुशांबे पहुँचे हैं। तजाकिस्तान के यात्रा पर दुशांबे पहुँच गए हैं। कौन? विदेश मंत्री। वह 30 मार्च 2021 को अफगानिस्तान पर हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल जो प्रक्रियाओं के 9वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे। तो इस्तांबुल पहुँचे हुए हैं। तो कौन पहुँचे हुए हैं? एस जयशंकर। एस जयशंकर कौन है? विदेश मंत्री, जो 9वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे, है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ क्रिकेट से यानी खेल कूद से, सभी प्रकार के खेल कूद से हम करेंट अफेयर्स में वाकिफ़ होंगे। तो चलते हैं। भारतीय आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग स्टैंडिंग में 7वें स्थान पर है। तो ये 7वें स्थान पर है। इसके बारे में देखते हैं हम। भारत तीसरे अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में इंग्लैंड पर 7 रन की जीत के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग स्टैंडिंग पर 7वें स्थान पर आ गया है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। तो ये 7वें स्थान पर आ गया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। रोमांचक फाइनल में जीता भारत, खाली हाथ लौटेगा इंग्लैंड। यानी कि खाली हाथ अब इंग्लैंड को लौटना पड़ेगा। जैसे आए थे, जैसे आप यहाँ से गुजर जाइए, निकल जाइए आप बढ़िया बिस्तर लेके। तो रोमांचक में जीता है कौन? हमारा प्यारा देश भारत। और खाली हाथ किसको लौटना पड़ेगा? तो इंग्लैंड को लौटना पड़ेगा। टेस्ट T20 के बाद कोहली के धुरंधरों ने वनडे सीरीज किया अपने नाम। कोहली, विराट कोहली का नेतृत्व में अभी क्रिकेट का कप्तानी है। इनके जो धुरंधर हैं उनके द्वारा इनका फाइल निपटा दिया गया है। इंग्लैंड को खाली हाथ आएंगे, खाली हाथ जाएंगे। तो भारत रोमांचक मैच में इंग्लैंड को 7 रन से हराया है, 2-1 से जीत वनडे सीरीज। बेहद रोमांचक मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड से सीरीज जो 2-1 से था, 2-1 से जीत ली है। भारत ने इंग्लैंड को 330 रन का लक्ष्य दिया था। इंग्लैंड के स्कोर 322 जो 9 विकेट पर थे वो निपट गया था। सैम करन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 83 गेंदों में नवाद 95 रन बनाए थे। तो इतना ये तो नहीं पूछेगा कितना रन में कितने रन बनाए थे, लेकिन ये मुख्य रूप से याद रखना है कि T20 में खाली हाथ किसको? इंग्लैंड को हार गया है, इसको लौटना पड़ा है एवं भारत की इसमें जीत हुई है ना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ प्रमुख यानी कि करेंट अफेयर से आपको हम मिलाएंगे, क्योंकि इसमें हम क्या क्या देखें। ऊपर में भी कई सारे प्रश्नों को देखें, बीच में सारे जितना भी न्यूज़ में पॉपुलर चर्चा में रहा था उसको देखें। अब करेंट अफेयर्स में देखें। अब क्या इससे क्या ज़्यादा पूछ सकता है? कहाँ से पूछेगा? ससुरे का दिमाग उमाग का ख़राब हो गया है ना। इतना से अधिक एग्जामिनर भी नहीं सोच सकता है ना। तो देखते हैं। अब इतना पढ़ने के बाद
काफ़ी आपको गेन हुआ होगा। तो अब चलते हैं करेंट अफेयर्स में। करेंट अफेयर्स में आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, है ना। ऐसा नहीं कहना है कि आपके कहने से सब्सक्राइब कर दें, है ना। पहले हम पढ़ लेते हैं। अच्छा ठीक है भाई, पढ़ लीजिए, उसके बाद अपना करना है ना। तो चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न है, भारत ने वैक्सीन मंत्री पहल के तहत किस देश को कोविड-19 वैक्सीन की 1 लाख डोज भेजी है। आंसर है फिजी, यानी फिजी को भेजा गया है भारत के द्वारा 1 लाख डोज। नेक्स्ट पे चलते हैं, नासा ने किस ग्रह को बर्फीले रेत की टिलाऊ तस्वीर साझा की है। आंसर है मंगल। बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन की घोषणा हुई है। आंसर है मिताली एक्सप्रेस की। तो मिताली एक्सप्रेस की घोषणा